Hey everyone, Assalamu alaikum. This is me Jamia and welcome you all to my channel Law Journey with Jamia. So recently मैंने बताया था कि जो मैं पढ़ रही हूँ आपको एलिब्रेट करूँगी। तो अभी मैं पढ़ रही थी कौटिल्य जी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज सो कंफ्यूज अबाउट व्हाट इज़ कौटिल्य एंड हु इज़ whether Kautilya is a book or Arthashastri is a book and who is a writer, and I all was confused and why में इसी रिगार्डिंग मुझे पूछा गया तो आई थॉट दिस इज़ टू इम्पॉर्टेंट, तो मैंने पढ़ लिया। सो मैं जब पढ़ लिया तो आपको कैसे पीछे छोड़ सकती हूँ। तो चले शुरू करते हैं। आई वांट टू इंट्रोड्यूस हु इज़ व्हाट इज़ कौटिल्य। तो कौटिल्य एक इंसान है जिनका 3 नाम है। कौटिल्य इज द ह्यूमन ओनली एंड उसी इंसान के 3 नाम हैं। फर्स्ट इज़ दैट विष्णुगुप्ता। कहा जाता है कि वो विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, जिस वजह से उनका नाम विष्णुगुप्ता है। सेकेंडली उनका नाम था, उनका पिताजी का नाम था ऋषि रामजे, समथिंग लाइक दिस। जस्ट अ सेकेंड। नेम वॉज ऋषि, जिसका नाम था चाणक, सेज वॉज चाणक, एंड उसकी वजह से उनका नाम पड़ा था चाणक्य। एंड थर्ड नेम इज़ कौटिल्य। सो फर्स्टली द थिंग इज़ दैट कौटिल्य इज़ अ ह्यूमन एंड उसी ह्यूमन के 3 नाम है। फर्स्ट इज चाणक्य, सेकेंड इज कौटिल्य एंड थर्ड इज विष्णुगुप्ता। सो ये इतना आपका क्लियर हो गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो कौटिल्य जी इतना फेमस क्यों है और कौटिल्य हमारे बुक में इतना इंपॉर्टेंट क्या है। तो ये हम पढ़ रहे पॉलिटी, और पॉलिटिक्स में उनका क्या रोल है। पॉलिटिक्स में उनका जो रोल है वो अर्थशास्त्र से है। तो अर्थ का मतलब अर्थशास्त्र हम समझते हैं कि इकोनॉमिक्स से बुक से, बट इट इज़ नॉट ओनली ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से कुछ ज़्यादा बड़ा स्कोप इसका है, वाइडर है। तो चले पढ़ते हैं क्या है। तो द ह्यूमन कौटिल्य हैज़ रिटन अ बुक विच इज़ सो फेमस दैट इज़ नेम इज़ अर्थशास्त्र, जो कि ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी इसको पढ़ा गया है। तो इसका बहुत ज़्यादा फेमस है और इनको बहुत ज़्यादा लोगों ने साइटेशन भी किया है, इनको रिसर्च भी किया है इस बुक पर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रखता है पॉलिटिक्स से और हर रोल में। सो व्हाट डज इट इंक्लूड? पॉइंट 2। सो इट इंक्लूड पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, डिप्लोमेसी, सिक्योरिटी स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो अर्थशास्त्र बुक में पहले तो इंक्लूड होता है पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस के बुक का हमारा चैप्टर है ये। तो पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड चीज़ है, पॉलिटी में किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से नहीं रहना चाहिए, कौन से काम किसको करना है, ऑल दिस रिलेटेड टू दिस आर प्रेजेंट इन बुक ऑफ अर्थशास्त्र। आफ्टर दैट इंटरनेशनल रिलेशन उन्होंने उस ज़माने के हिसाब से किस तरीके से हमको किससे रहना चाहिए, जो कि आज भी हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें पहली बात तो जो हम पसंद करते हैं उनका तो पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि जब हमको उनका फॉलो करना है अगर अभी हमारा असली फ़ैन बेस दिखाना होगा। एंड सेकेंडली अगर हम नहीं पसंद करते देन ऑल्सो आई मस्ट से कि वी शुड स्टडी, बिकॉज किसी को कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए और हमारे दुश्मन को भी बुरा नहीं मानना चाहिए, तो छोटा नहीं मानना चाहिए। तो वाई वी शुडंट। तो चाहे सो दिस इज़ अ मस्ट रीड बुक बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। एंड आफ्टर दिस द बुक नेम इज़ अर्थशास्त्र एंड विच इट इंक्लूड आई सेड। एंड आफ्टर दैट उन्हें जो सैल्यूटेशन मिला हुआ है, तो फर्स्ट सैल्यूटेशन इज़ दैट फाइनेस्ट मिनिस्टर एंड सेकेंड इज़ दैट इंडिया के पॉलिटिशियन का खिताब उन्हें मिल चुका है। फाइनेस्ट मिनिस्टर का खिताब भी उन्हें मिल चुका है। एंड दिस इज़ अ प्राइड फॉर अस बिकॉज ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम अ इंडिया, ही वॉज अ इंडियन। आफ्टर दैट उनके जो व्यूज़ है कंटिन्यू रहा स्टेट एंड पॉलिटिक्स में उनका रोल ज़्यादा रहा कॉन्टेम्पररी इंडिया के टाइम पे। एंड ऐसा बिलीव किया जाता है कि उनके काम को ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी बहुत ज़्यादा स्टडी किया गया है। स्टेट क्राफ्ट का साइंस डेवलप होने लगा इंडिया में। इससे पहले क्रेडिट लिया जाता था पायनियर होने का इस फील्ड में। तो उन्होंने कई सारे थियरीज़ को, फेमस वर्क को नाम दिया है और उन्होंने कई सारे थियरीज़ और फेमस वर्क को उन्होंने कंपाइल किए हैं और उनको अपना व्यूज़ जो अलग अलग थियरीज़, अलग अलग फेमस वर्क को लिए हैं और उनको कंपाइल करके अपने व्यूज़ उसमें दिए हैं और अपने व्यूज़ के साथ पॉलिटिक्स दिए हैं। उन्होंने पॉलिटिक्स को, इकोनॉमी को एंड डिप्लोमेसी को उन्होंने इंक्लूड किया है। कहा जाता है कि इससे पहले भी कई लोगों ने अर्थशास्त्र लिखे हैं, अराउंड 10 पीपल ने अर्थशास्त्र लिखे हैं एंड 4 डिवीज़न में इनसे लिखा है, लेकिन उन्होंने उसको कंपाइल किए एंड साथ ही जैसे मैंने बताया कि उन्होंने जो बुक्स लिखे थे वो अर्थशास्त्र उनसे पहले भी काफ़ी लोगों ने लिखे थे। तो 13 पर्सन है, 13 टीचर्स थे, उन्होंने भी इस चीज़ों को, इस बुक को लिख चुके थे। उसके बाद उन्होंने लिखे और उन्होंने 4 डिवीज़न में इसे लिखे थे। एंड मोस्टली लोगों का कहना था कि जो कौटिल्य जी जो है ही इज़ अ मास्टर पीस एंड सुप्रीडेड। उन्हें वो एक लीड करने वाले पर्सन थे एंड हु वाज अ मास्टरपीस काइंड ऑफ पर्सन ही वॉज। एंड अगर हम इनको बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमें इनके बारे में कॉन्टेम्पररी इंडिया के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानना होगा, उसके लिए हमें हिस्ट्री पढ़ना होगा। सो
अब उसके बारे में बाद में देखेंगे। उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ पैराग्राफ पार्ट 2। सो पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे उनके लाइफ के रिगार्डिंग एंड उनके बर्थ रिगार्डिंग। सो स्टार्ट करते हैं। सो उनके कार्यकाल के बारे में कौटिल्य जी के जीवनी के बारे में क्लियर कट कोई मैप नहीं है जिस समय उनका जीवन हुआ था, स्टार्ट हुआ था, एंड बाकी सारी चीज़ें उसका कोई एक्चुअल एविडेंस या फिर बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, जिस वजह से उसका चीज़ें नहीं पाया गया है। सेकेंडली थिंग, जो चाणक्य जी जो थे कौटिल्य जी, उनके पिताजी का नाम ऋषि चाणक्य था एंड हु वाज अ ब्राह्मण फैमिली, हु वाज बिलोंग टू अ ब्राह्मण फैमिली। चाणक्य जी का तीसरा नाम जैसे मैंने बताया था कि विष्णुगुप्ता जी का है और वो कुटिल गोत्र से बिलोंग करते थे और जिसका मीनिंग था श्रीड एंड कनिंग, SHREW, श्रीड एंड कनिंग, कुटिल गोत्र। एंड इनका जीवन का संपन्न हुआ है 4th सेंचुरी से लेकर 3rd सेंचुरी BC तक। एंड दिस इज़ द ओनली इन्फॉर्मेशन विच एवर आई कुड गेन अबाउट हिज लाइफ एंड अबाउट हिज लाइफ स्टार्टिंग एंड एंड। आफ्टर दैट सो अभी तक हमने 2 चीज़ नोटिस किए हैं। पहला चीज़ इज़ दैट कि उनका जो बुक है वो 2 बुक उन्होंने लिया। एक बुक जो था अर्थशास्त्र, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट उनका जो वो एक गुरु थे एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ मौर्य एम्पायर भी थे। सो द प्लेस ऑफ हिज बर्थ इज़ ऑल्सो डिस्प्यूटेड एज अकॉर्डिंग टू मेनी सोर्सेज, बिकॉज अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट चीज़ें बातें की गई हैं। तो किसी जगह कहा गया है कि तक्षशिला गोला डिस्ट्रिक्ट के तक्षशिला में उनका बर्थ हुआ था, तो किसी जगह कहा गया है कि पाटलिपुत्रा में मगध में उनका बर्थ हुआ था। एंड कौटिल्य जी हैड प्लेड अ सेंट्रल रोल। तो पूरा जो राजा का एम्पायर था, राजा का एम्पायर का मेन लीड रोल जो था वो कौटिल्य जी का था। एंड ही इस्टेब्लिश ऑफ मौर्य एम्पायर। तो मौर्य एम्पायर जो था चंद्रगुप्ता जी का था। चंद्रगुप्ता अंडर 321 BC to 397 BC। बट उनमें मेन लीड करने वाले एंड मेन उसको गाइड करने वाले जो थे वो मौर्य एम्पायर के कौटिल्य जी के थे। तो कौटिल्य जी वॉज द गुरु ऑफ मौर्य एम्पायर राजा चंद्रगुप्ता। मौर्य एम्पायर मौर्य एम्पायर जो था, मौर्य एम्पायर के राजा थे चंद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता के टीचर थे कौटिल्य। दिस इज क्लियर? ओके, सो आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्ता जी का जो कार्यकाल था वो फर्स्ट इंडियन स्टेट थे जिन्होंने एक्सटेंड किए थे मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक। उनका जो एम्पायर था वो एक्सटेंड किया था, जो कि कौटिल्य जी के गाइडेंस से हुआ था। एंड चंद्रगुप्ता जी ने जो गाइडेंस से किया था, उन्होंने नंदा डायनेस्टी जो था उनको ओवरथ्रू किया था बाय द गाइडेंस ऑफ कौटिल्य जी। एंड आफ्टर दैट हु बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज कोर्ट। तो सब कुछ गाइडेंस के थ्रू हुआ था कौटिल्य जी के। आफ्टर दैट कौटिल्य जी को ही चंद्रगुप्ता जी ने क्या बना दिया, उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफ हिज कोर्ट। जो भी उनका राजभवन था, राजभवन में जो भी डिसीजन लिया दिया था तो उस चीज़ का मेन किसको बना दिए, मिनिस्टर किसको बना दिए, कौटिल्य जी को बना दिए चंद्रगुप्ता जी ने। आफ्टर दिस ये होता है हमारा पार्ट 3 कंप्लीट एंड दिस इज पार्ट 2 कंप्लीट एंड दिस इज अबाउट पार्ट 3। सो हेयर इज पार्ट 3। पार्ट 3 में मैं बताऊंगी उनके बुक्स एंड उनके बुक्स के पार्ट में कौन से पार्ट्स में क्या लिखा है। अगर आप नहीं चाहते इसे देखना तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं और इसकी PDF अगर पॉसिबल होगा तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन लिंक में इसको ज्वाइन कर दूँगी। एंड आफ्टर दैट आई डोंट थिंक कि इतना जल्दी आपको याद करना होगा अगर आप पेपर से पहले ये देख रहे हो, बट आप एक बार सुन लो तो हो सकता है कि आप अगर सिस्टमेटिकली लिखो तो फिर जो भी चेक कर होगा, आपका पेपर चेक करे, उससे लगेगा कि हाँ आपको कुछ तो भी नॉलेज इसके बारे में इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है। सो लेट्स स्टार्ट दैट। सो हिज बुक अर्थशास्त्र हैव 15 पार्ट्स। उनके बुक में 15 पार्ट्स है एंड 180 डिविजन्स है एंड 150 चैप्टर्स है एंड 6000 वर्सेस और श्लोकास है। मैं फिर रिपीट करती हूँ, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। 15 पार्ट है उनके बुक के, 180 डिवीजन है उनके बुक के, 150 उनका 150 चैप्टर्स है उस बुक में एंड 6000 वर्सेस या फिर श्लोकास जिसे कहा जाता है वो उस बुक में प्रेजेंट है। इतना आपको समझ गया है तो आगे बढ़ते हैं इस बुक में इंक्लूड क्या हुआ है। तो बुक 1 and 2 में डिस्टिंग्विश क्या है कि कितने में कितना दिया है। बुक 1 and 2 दोनों बुक में एक ही चीज़ दिया गया है, डिटेल अबाउट किंग क्या होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, कौन बनेगा एंड वाई इज देयर इज अ नीड ऑफ किंग, who shall be king, all things like that are present in your book of king, details about king in book number 1 and his ministers, उनके ministers कैसे होंगे, other officers कौन होंगे, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ वेरियस एग्जीक्यूटिव, अलग अलग एग्जीक्यूटिव के काम क्या होंगे, ऑफिशियल्स ऑफ द स्टेट के अलग अलग ऑफिशियल्स के काम क्या होंगे, स्टेट का रोल क्या होगा फर्स्टली एग्रीकल्चर में एंड मीनिंगेटिक, दिस इज समथिंग न्यू अबाउट फॉर मी।
सॉरी फॉर दैट। सो फर्स्ट इज दैट कि स्टेट के बारे में बताना चाहूँगी, एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स रोल अबाउट स्टेट एंड रोल ऑफ स्टेट। तो इसमें 2 चीज़ बोला गया है, एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स रोल ऑफ स्टेट, स्टेट के जो ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव है उनका रोल क्या है, एंड सेकेंडली थिंग इज स्टेट का रोल क्या है। तो स्टेट का रोल क्या है सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, इसमें क्लियर करना चाहूँगी। पॉलिटिक्स में या फिर एल में जब भी चीज़ें बोला जाए स्टेट, तो स्टेट का मतलब राज्य नहीं होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये जो लीगल टर्म है, लीगल इज अ टेक्निकल लैंग्वेज, इसमें जो मीनिंग होता है काफ़ी सारा, एक ही चीज़ का काफ़ी सारे डिफरेंट मीनिंग होती है। तो स्टेट का एलएलबी का मतलब राज्य कभी नहीं होता है। मोस्ट एट द टाइम राज्य भी होता है, लेकिन मोस्ट एट द टाइम ये कंट्री या फिर किंगडम होता है, कंट्री या फिर किंगडम होता है। तो यहाँ पे स्टेट का यानी कंट्री का, किंगडम का क्या रोल है प्रजा के प्रति, और प्रजा के कंट्री के जो स्टेट लोग हैं उसको भी कंट्री कहा जाता है, स्टेट के जो हेड है उनका भी वो स्टेट कहा जाता है कहीं, तो उनका क्या रोल है वो भी इसमें कहा गया है बुक नंबर 1 and 2 में। सो वंस अगेन बुक 1 and 2 में किंग, अदर ऑफिशियल्स रूल्स एंड स्टेट के रूल्स, दिस आर गिवन इन पार्ट 1 and 2। आफ्टर द पार्ट 3 में दिया गया है लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो पार्ट 3 में लॉ कैसा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होगा, ऑल दिस रिलेटिंग टू दिस आर गिवन इन बुक नंबर 3। बुक नंबर 4 इज गिवन सप्रेशन ऑफ क्राइम को किस तरीके से सप्रेस किया जाए, कम किया जाए, ऑल दिस थिंग्स आर गिवन इन बुक नंबर 4। सो मिसलिनियस थिंग्स अबाउट सैलरी। तो सैलरी को भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, सैलरी कभी छोटी चीज़ नहीं होती है। अगर सैलरी अगर किसी भी जॉब पर्सन को नहीं मिले तो उसका लाइफ खराब होता है, उसका जो इंपैक्ट होता है आपके लाइफ में, जो भी उसके मालिक होते हैं उसके लाइफ में होता है, और ऑल टोटल पूरे फैक्ट्री में होता है। इसी तरीके से अगर हम इससे कनेक्ट करें स्टेट के साथ, तो स्टेट में भी अगर स्टेट के प्रजा को या फिर स्टेट में जो भी एग्जीक्यूटिव वर्क कर रहे हैं तो उसमें भी अगर दिया जाएगा तो जो सिस्टम मेंटेन रहता है वो सिस्टम बैलेंस नहीं रहेगा, उससे काफ़ी ज़्यादा असर राजा पे भी पड़ेगा। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर किस तरीके से हमको मैनेज करने थे। तो ऑल दीज थिंग्स रिलेटेड टू सैलरी एंड मिसलेनियस आर गिवन इन बुक नंबर 5। आफ्टर दैट कंस्टिट्यूट एलिमेंट्स ऑफ स्टेट एंड फॉरेन पॉलिसी आर डिटेल में फॉरेन पॉलिसी के बारे में दिया है बुक 6 में। और बुक 7 को भी अगर हम देखते हैं तो बुक 7 में यही की चीज़ कहा गया है कि फॉरेन पॉलिसी, लेकिन एडिशनल फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी, तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होगा, लेकिन ये दोनों भी फॉरेन पॉलिसी से रिगार्डिंग है। तो उसमें एलिमेंट्स दिया गया है डिटेल में, तो इसमें दिया गया है कि एडिशनल डिटेल्स के बारे में जो उन्हें लगा होगा कि एडिशनल है ये, तो एडिशनल डिटेल उन्होंने दिया है बुक नंबर 7 में। बुक 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट हो चुके हैं। सो लेट्स टेक अ ब्रेक एंड केम टू सेकेंड। सो है इट इज़ पार्ट 4। सो पार्ट 4 में कहा गया है बुक नंबर 8। सो बुक नंबर 8 वेरियस कैलामिटीज विच में हैम्पर फंक्शनिंग ऑफ स्टेट एंड गिवन। सो अगर हम सिर्फ और सिर्फ ये देखते रहे कि कौन कौन सी चीज़ हमको फ़ायदा देगी तो हम सिर्फ कामयाब नहीं हो सकते हैं, उसके साथ साथ ही कौन सी नुकसानदायक चीज़ है उस पर भी ध्यान देना चीज़ ज़रूरी है। सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों से हम आगे नहीं बढ़ सकते, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव दोनों को मेंटेन करते हुए चलना पड़ेगा। पॉजिटिव हम देखते चले और इसके साथ नेगेटिव चीज़ें क्या इंपैक्ट कर रहे हैं तो वो भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइक दैट ओनली कि बुक 8 में कौटिल्य ने मेंशन किया है व्हाट आर द थिंग्स विच कैन हैम्पर द किंग्स एंड किंगशिप। आफ्टर दैट डिटेल्स अबाउट पर्टिनेंट वॉर, तो किस तरीके से लड़ाई करना है, उसके प्रिपरेशन कैसे करना है, दिस ऑल थिंग्स आर गिवन इन बुक नंबर 9। बुक नंबर 10 फाइटिंग एंड उसके मोड्स, उसके तरीके एंड उसको किस तरीके से करना है, कौन कौन से स्टेप्स है, ऑल दिस गिवन इन बुक नंबर 10। बुक नंबर 11 इंक्लूडिंग डिस्क्राइब्स हाउ अ कॉन्क्वेयर शुड टेकन और ओलिगार्चीज गवर्न बाय ग्रुप ऑफ चीफ्स। तो ऐसा कौन सा वक्त है जैसे इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उस तरीके से, ऐसा कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे किंग को बिना पूछे ही कोई भी जो डिसीजंस है बाय अदर जो चीफ्स में है, अदर जो मिनिस्टर्स है वो ले सकते हैं, ऐसा कौन सा समय में होता है। तो ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी है और उस समय भी था। तो इज दिस ऑल थिंग्स आर मेंशन इन बुक नंबर 11 अबाउट एमरजेंसी प्रोविजंस, बुक नंबर 11। सो बुक नंबर 12 इंक्लूड कौन सी चीज़ें हैं जो एक किंग को वीक बना सकती है और कौन सी चीज़ है स्ट्रॉन्ग बना सकती है। दिस इज़ ऑल्सो लाइक जो बुक नंबर 8 में हैम्पर करने वाली चीज़ें हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैम्पर कर सकता है किंग को। बुक नंबर 13 इज ऑल इंक्लूड अबाउट व्हाट आर द थिंग्स विच कैन हैम्पर विच आर जस्ट अ सेकेंड हाउ टू अटैक एनिमी के फोर्ट में किस तरीके से, दुर्ग में किस तरीके से जाना चाहिए, किस तरीके से उसके साथ लड़ाई करना चाहिए, स्ट्रैटेजीज बनाना चाहिए। दिस ऑल थिंग्स आर गिवन इन बुक नंबर 13। सो लास्ट 2 बुक्स, बुक नंबर 14 सीक्रेट प्रैक्टिसेस, जो सीक्रेट राजदूत होते हैं उनके साथ कैसे डील करना, किसको रखना किसको नहीं रखना, किसको सिलेक्ट करना, ऑल थिंग्स आर गिवन इन बुक नंबर 14। एंड लॉजिकल रीजनिंग कितने इंपॉर्टेंट है, जो गवर्नमेंट जॉब में है या LLB स्टूडेंट है, MSCT दे रहे हैं, क्लैट दे रहे हैं, दे ऑल नो अबाउट इट एंड दिस आर द थिंग्स। सो 15 पार्ट्स हमने डिसाइड कर लिया एंड आफ्टर दैट उसमें थोड़ी सी चीज़ें मैं इंक्लूड कर देती हूँ और इस पार्ट को कंप्लीट करती हूँ। तो डॉक्टर आर रामा शास्त्री जो है, जो संस्कृत स्कॉलर है, जिन्होंने इस बुक को रीड किया था एंड इसके ऊपर सिनॉप्सिस या फिर रिसर्च किए थे,
तब तक वो उन्होंने किए थे ये 17वीं सेंचुरी में। तो कहा जाता है कि 17वीं सेंचुरी तक इस बुक का कोई वैल्यू या फिर किसी ने इसको देखा नहीं था, तो इनको अपलिफ्ट नहीं हुआ था, हाईलाइट नहीं हुआ था इन द वर्ल्ड। तो इसके बाद इनको क्रेडिट दिया जाता है। इसके बाद कुछ और भी रीडर्स एंड उन्होंने जिन लोगों ने इन्हें साइटेशन किया या फिर इन बुक को पढ़े हैं उसके नाम से, विच आई स्किप बिकॉज आई डोंट थिंक दैट इज़ टू इम्पॉर्टेंट एंड आई स्किप दैट थिंग, बट आई विल ट्राई टू add that on our PDF. Part 5 is also somewhat about his personal life. पर्सनल लाइफ में यहाँ पे पढ़ा गया है पुरुषास्त्रस। तो पुरुषास्त्रस के बारे में बोला जाता है। पुरुषास्त्रस क्या है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। पुरुषास्त्रस ऐसे है कि उन्होंने 4 चीज़ मेंशन है, तो 4 चीज़ों के हिसाब से लाइफ को चलाना चाहिए। तो 4 चीज़ उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो होता है धर्म, धर्म के बाद होता है अर्थ, कामा एंड मोक्ष। तो इन चीज़ में कहा जाता है कि सुपीरियर जो है धर्म सबसे ऊपर होना चाहिए, उसके बाद अर्थ, कामा एंड मोक्ष, ये तीनों चीज़ें जो है सेकेंडरी में, तीनों ही सेकेंडरी में और एक ही ऊपर में वो है धर्म, ऐसा रहना चाहिए। और कौटिल्य जी भी खुद इसी को इन्फ्लुएंस कर इस्तेमाल करते थे अपने लाइफ में, उसी से अपने लाइफ को रेगुलेट करते थे, उससे इन्फ्लुएंस थे धर्म से। लेकिन आफ्टर धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र ये ऐसा नहीं रहा, धर्मशास्त्र उसमें प्रिवेल कर गया और उन्होंने धर्मशास्त्र को ज़्यादा वैल्यू दी मोर देन अर्थशास्त्र को ज़्यादा वैल्यू दी मोर देन धर्मशास्त्र। एक तरीके से बोल सकते हैं कि कौटिल्य जी ने रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों को मिक्सअप नहीं किया, बल्कि दोनों को अलग अलग रखा। टिल 16वीं सेंचुरी धर्म को अलग रखा और पॉलिटिक्स को अलग रखा। और इस चीज़ को काफ़ी लोगों ने क्रिटिक्स भी किया है और अपनी बुक्स में भी क्रिटिक्स किया है कि धर्म एंड पॉलिटिक्स को सेम ही रखना चाहिए, अलग नहीं रखना चाहिए था। बट उन्होंने दोनों को, अपना धर्म को अलग रखा एंड पॉलिटिक्स को अलग स्तर पर रखा। एंड इन 16th century स्टेट अथॉरिटी हैज़ बीन चैलेंज्ड बाय सुप्रीमेसी ऑफ रिलीजन ऑल्सो। सुप्रीमेसी ऑफ रिलीजन को चैलेंज किया गया था स्टेट अथॉरिटी का चैलेंज किया गया था सुप्रीमेसी ऑफ रिलीजन से। सो हियर नाउ स्टार्ट पार्ट 6। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज हमारा जो टॉपिक होता है मेन चीज़ वो हमारा है स्टेट, और स्टेट की वजह से ही इनका जो इन्वॉल्वमेंट है इस टॉपिक में पॉलिटिक्स में है। सो अभी तक हमने उनके लाइफ पढ़ लिया एंड उनका लाइफ के अलावा उनके जो मेडल्स मिले हैं वो पढ़ लिए, उनके बुक्स में कौन सा चीज़ कहाँ पे लिखा है वो सारी चीज़ पढ़ ली। लेकिन मेन टॉपिक आया हमारा कहाँ, तो मेन टॉपिक है हमारा स्टेट क्या है और स्टेट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे। तो कौटिल्य के व्यू के देखते हैं कि स्टेट क्या है कौटिल्य के व्यू से। कौटिल्य's व्यूज वाज समवट सिमिलर टू कम टू नोन एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी। तो इनके जो थियरी है, इनके जो थॉट्स है, इनके थियरी को कंपेयर किया गया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी जो फॉरेन में बनाए गए थे दूसरे के थ्रू। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के थ्रू है, इसको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया जाता है और कहा जाता है कि दोनों ही चीज़ एकदम सेम है। सो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी, ओरिजिन थियरी, उन्होंने उसी चीज़ को बनाया है मत्स्य थियरी। और कहाँ ऐसा जाता है कि मत्स्य थियरी ये जो है बहुत पहले बनाया गया था, जो फॉरेन में बना है वो थियरी बाद में बनी है। लेकिन लेट्स सी व्हाट इज़ द मत्स्य थियरी। जो मत्स्य थियरी के बारे में वो जानना चाहूँगी। मत्स्य थियरी में कहा जाता है कि विच इज़ द लॉ ऑफ नेचर एंड नीड्स टू बी एरेडिकेटेड। ये कि ह्यूमन होने के नाते ये बहुत अच्छी बात कहा गया है कि ये, तो सबसे पहले समझते मत्स्य न्याय क्या है। तो मत्स्य न्याय का कहना क्या है, जो मेजोरिटी में है या फिर जो ज़्यादा पावरफुल है या फिर जो ज़्यादा रिच है, ये सब जो है, जो ज़्यादा रिच है वो कम रिच वालों को, जो ज़्यादा डोमिनेटिंग है वो नॉन डोमिनेटिंग को, और सबको डोमिनेट कर लेते हैं, उनको मतलब ग्रैब कर लेते हैं, एक तरीके से ग्रैब्स कर लेते हैं, दबा देते हैं, उनके राइट्स छीन लेते हैं। इस तरीके से ऐसा होते रहते हैं और ये लॉ ऑफ नेचर है। जो भी मतलब ज़्यादा पावरफुल होता है वो दूसरे को कम पावरफुल को दबाता है। तो इसको जो है इरेडिकेट करना चाहिए, मिटाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है मत्स्य न्याय में उन्होंने कहा गया है। तो मत्स्य न्याय यही है कि बिगर फिश ईट द स्मॉलर फिश। सो मत्स्य न्याय में कहा गया है, मत्स्य न्याय मीन्स बिगर फिश always swallows the smaller fish. It can be seen as a state of energy, जहाँ पे एनर्जी होता है, जो राजा का ही पावर चलता है कि बाकी किसी का पावर नहीं चलता। तो वहाँ पे ऐसा होता है कि राजा जो है बाकी जो कॉमन पीपल है, कॉमन पीपल को दबा देते हैं। इट कैन बी सीन एज द स्टेट ऑफ एनर्जी वेयर द पावरफुल डोमिनेट द वीक, पावरफुल वीक को डोमिनेट करते हैं। सिमिलर व्यूज आर लेटर एक्सप्रेस बाय थॉमस हॉबर। थॉमस हॉबर में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में यही बात कहा कि जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी में थॉमस हॉबर ने कहा कि जो बड़े लोग होते हैं माइनॉरिटी में, उन्होंने यहाँ पे जो है माइनॉरिटी और मेजोरिटी को कहा गया, या फिर जो मोर पावरफुल एंड लेस पावरफुल को कहा गया। उन्होंने क्लासेस कहा, जो मोर क्लास, हाई क्लास जो है, जो ज़्यादा अर्निंग करते हैं, वो लोअर अर्निंग या फिर लोअर जो लेवल में लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पाते बहुत ज़्यादा, उनको दबा देते। तो दोनों बात सच है और ये हम अपने पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा सभी लोग फील करते हैं एंड वो एक्सप्रेस करते हैं। सो लेट्स सी उसके आगे क्या है। कौटिल्य सेड दैट द
पीपल वांट सिक्योरिटी एंड पीस। तो सबसे बड़ी बात हम लोग ने ये मत्स्य थियरी या फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी क्या है, तो इनका कहना है ये है कि जंगल राज दुनिया में जब सोसाइटी जब इवॉल्व हुआ था तब से क्राइम हमेशा से है, अब था, है और आगे भी रहेगा। उसको बस सप्रेस कर सकते, पूरी तरीके से खत्म करना इज़ नॉट पॉसिबल, बट उसको कम करना और बहुत ज़्यादा कम करना ज़रूरी है, जितना ज़्यादा हो सके। सो हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी या फिर मत्स्य न्याय थियरी तो एक्सेप्ट क्यों किया, उसको साइन क्यों किया। तो जो है जंगल राज चलता है, कोई भी जो भी डोमिनेटिंग होता है एक दूसरे को दबा देते हैं, एक दूसरे को हार्म का जो है डर रहता है। तो इन सब डर से हमको बचना है। इन सब डर से बचने के लिए बाकी एक दूसरे हम पर हमला ना करे, इन सब से बचने के लिए हम लोग ने हमारा जो पावर है, सारे पावर हमारे सबके पावर गवर्नमेंट को या फिर स्टेट को दे दिए है, ताकि स्टेट पुलिस के थ्रू या फिर जुडिशरी के थ्रू उन सबको रेगुलेट करे और हमको प्रोटेक्ट करे। तो ये एकदम से वही बात हो गई, तुम हमें खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उसी तरीके से इसमें भी है, इसमें एक चीज़ जो मैं रिलेट करना चाहती हूँ, पीपल एग्री टू पे 1/6 पार्ट ऑफ देयर ग्रेन्स। तो ये 1/6 पार्ट ऑफ ग्रेन जो है अनाज का जो थे वो राजा को पे करते थे, और राजा उसके बदले क्या करते थे, राजा उसके बदले सिक्योरिटी फॉर गारंटी फॉर सिक्योरिटी, यानी तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लाइक दैट। तुम मुझे जो है 1 पार्ट ऑफ ग्रेन दो एज अ गोल्ड टैक्स दो, एंड मैं उसके बदले मैं उसके बदले तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा। राजा जो भी बोलते हैं, जब भी राजा बोलते हैं तो मोस्टली लोगों के बीच में क्या मन में क्या आता है कि मैं राजा हूँ, मैं द किंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दिस लाइक। बस राजा इज़ नॉट दैट। जितना मैंने आज तक पढ़ा है, राजा इज़ दैट, राजा इज़ ऑल अबाउट ड्यूटी, नॉट अबाउट पावर। पावर उसमें जब ऑब्वियसली होता है, पावर उसमें इसलिए होता है ताकि वो जो मेंटेन हार्मोनी ऑफ द सोसाइटी है उसको मेंटेन करने के लिए, जो कंट्री है उसको मेंटेन करने के सारी चीज़ को उनको पावर ऑब्वियसली होता है, ताकि पावर से लोग डरे हुए रहे। जो सब लोग मान रहे हैं, अगर समझो 50 लोग मान रहे हैं और 2 लोग नहीं मान रहे हैं, तो वो 2 लोगों के अंदर भी डर होना चाहिए। जो जिस तरीके से 50 लोग चले इक्वली, हर पूरा सोसाइटी एक तरीके से एक नाव में चलते रहे, इसलिए जो है सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर बनाए जाते हैं। तो अगर नहीं होगा, अगर 1-2 जन नहीं मान रहे, उससे सभी को इफेक्ट पड़ेगा। तो वो इफेक्ट नहीं पड़ने को ना, इसलिए गवर्नमेंट है, इसलिए तो ये इसीलिए गवर्नमेंट है, इसलिए स्टेट है, इसलिए पुलिस है, और हमारे रियल लाइफ में भी इसी वजह से है। हमने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी साइन किए हैं, और हमने नहीं किए, हमारे पेरेंट्स ने किए हैं। हमारे पेरेंट्स जब बना था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हम लोग ने सबने हमारे जो राज्य, हमारे ऊपर राजत्व करने का अधिकार जो है हमने खुद दिया हुआ है, जिस वजह से वो हमें राजत्व करते हैं। और राजत्व करने के साथ उनका वो हमारे सेवक होते हैं। वो सेवक तो बस राजा एक सेवक होता है, जिनको राजत्व करने के साथ साथ हमें प्रोटेक्ट करने का ड्यूटी उनके ऊपर होता है। तो जैसे कि मैंने कहा कि किंग इज़ ड्यूटी टू बॉन्ड। किंग का हम अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे, हिस्ट्री में बहुत सारी जगह ऐसा हुआ कि 8-8 घंटे जो है किंग ने इस तरीके से 8 घंटे इसके लिए, 8 घंटे उसके लिए, और काफ़ी राज्यों का हर चीज़ में किंग मतलब ही ड्यूटी। लेकिन किंग मतलब पावर भी उसमें है। किंग मतलब ड्यूटी असली है, लेकिन लोग मतलब किंग मतलब मैं अपनी मनमर्जी, अपनी लिबर्टी, किसी के ऊपर भी अपना कुछ करना, दैट इज़ नॉट किंग। सब कुछ अगर कोई भी कुछ कर सकता है, दैट इज़ अ रिस्पेक्ट। बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट पीपल डू वट एवर दे वांट टू डू। दे जैसे कुछ ला देना, कुछ रिस्पेक्ट करना, ताकि हमारे साथ भी अच्छा हो, इस उम्मीद से लोग करते हैं। किंग इज़ नॉट अबाउट मनमर्जी, किंग इज़ ऑल अबाउट ड्यूटी। सो किंग इज़ ड्यूटी बॉन्ड टू हिज सब्जेक्ट्स एंड फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स मतलब तो आसानी से समझ जाते हो, और सब्जेक्ट्स मतलब होता है प्रजा। सब्जेक्ट्स हमारे इसमें, हम अभी सिटीजन्स हैं, क्योंकि हम कंट्री में रहते हैं, हमारा सिटीजनशिप है, हम अभी हमारा अभी स्टेट वाइज चलता है, तो इस तरीके से हम लोग सिटीजन्स हैं। बट एट द टाइम्स नेशन नहीं था, नेशन की जगह वहाँ पे जहाँ राजाओं का ज़माना था, तो राजा के ज़माने में था हम लोग सब्जेक्ट थे, यानी प्रजा थे। एंड ऑफ द टेस्ट ऑफ द गुड्स इंक्लूडिंग टैक्स टू द किंग टू रिटर्न फॉर अ गारंटी फॉर द सिक्योरिटी। तो बाकी जो है फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि अगर एक इंसान, अगर हर कोई एक जैसा काम करेगा तो दूसरे को प्रोटेक्ट कौन करेगा, तो कोई होना चाहिए खड़ा जो प्रोटेक्ट करे। तो प्रोटेक्ट करेगा वो, अगर उस ज़माने में सब लोग खेती बाड़ी करते तो सब लोगों के पास अपने अपना होते, तो जो सबको प्रोटेक्ट करेगा वो खेती बाड़ी या फिर खजाना वगैरह कुछ भी जमा नहीं कर पाएगा, तो उसका लाइफ कैसे चलेगा। तो उस तरीके से सभी लोग 10 जन काम करते थे एक तरीके का काम, तो एक जन को अलग रखते थे, एक तरह इनको सभी 9 जन बाकी जमा करके अपना फूड ग्रेन्स वगैरह देते थे, ताकि वो उसके बदले वो सभी 9 जनों को प्रोटेक्ट करता था। लाइक दिस इज किंग सिस्टम, and this ensure the stability in society. The theory of state, ancient India before Kautilya, is argued that the state has to uphold the laws of varnashram. तो वर्ण सिस्टम को पहले अपहोल्ड किया जाता था इन सोशल लॉज बेस्ड ऑन ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, तो ट्रेडिशन और कस्टम को मानते हुए पहले वर्ण सिस्टम को माना जाता था इन सोशल लॉज, उसको सोशल सोसाइटी का लॉ भी कहा जाता था। स्टेट हैज़ अ मिनिमलिस्ट फंक्शन टू इंटरवेन द सिचुएशन वेयर दीज लॉज आर नॉट ऑबिड। और सोसाइटी के जो लॉज थे वहाँ पे अगर कोई फॉलो नहीं कर रहे तो उनके ऊपर उसे ओबे ना करने की वजह से पनिशमेंट करना और उसमें इंटरफेयर करने का भी हक जो था किंग के पास था।
However, with Arthashastra, Kautila broke the tradition and advocated that the state could make laws in of its own. तो बाद में कहा गया कौटिल्य जी ने ये सारे सिस्टम को हटाया और उन्होंने कहा कि स्टेट के पास राइट है कि वो अपना जो लॉज है वो खुद बना सकते हैं. देयर इज़ नो नीड ऑफ सोशल लॉज. और इस वजह से धर्म न्याय के बीच और धर्मशास्त्र के बीच, दोनों के बीच एक कन्फ्लिक्ट भी, लड़ाई भी शुरू हुआ था. मतलब वो एक कन्फ्लिक्ट था दोनों के बीच में. धर्म नहीं यानी धर्म जो कहता है, और धर्मशास्त्र यानी धर्म जो कहता है, और धर्म नहीं यानी किंगशिप जो कहता है. दोनों के बीच में एक थोड़ा सा पॉलिटिक्स और धर्म के बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट उस जमाने में था. अर्थशास्त्र को मैनुअल ऑफ स्टेट क्राफ्ट इस तरीके से कोई भी यूज़ कर सकता है, उससे ज्ञान अर्जन कर सकता है. ये सारे जो है विजिगिशु किंग को उल्लेख करते हुए ये कहा भी गया था. और विजिगिशु कौन है? ही वाज अ किंग जो कि पूरा इंडिया को कंक्वेयर करना चाहते थे. सच अ किंग हु वाज डिस्क्राइब्ड इन चक्रवर्ती एज अ नेम ऑफ चक्रवर्ती. उन्हें जाना भी जाता था. आई नो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, टेंशन है ब्रो, जल्दी से इसको समाप्त करते. तो मैं बता देती हूँ उसमें और क्या क्या कंटेंट्स है. 3 कंटेंट्स और है: मंडला थियरी, मत्स्य थियरी एंड सप्तंग थियरी. मत्स्य थियरी हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं. मंडला थियरी एंड सप्तंग थियरी में इसमें कंप्लीट करती हूँ. और मस्त एंड अनदर थियरी मैं कोशिश करूँगी कि उसके लिए डिफरेंट वीडियो बना दूँ, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो जाएगा. एंड उसके बाद 2 ही चीज़ें और बाकी है. ये 2 फॉरेन स्कॉलर्स से, 2 फॉरेन फिलोसोफर्स से जो है कंपेरिजन है हमारा कौटिल्य जी का. सो फटाफट से शुरू करते हैं. सो उन्होंने कहा है सप्तंग थियरी में 7 चीज़ों के बारे में. सप्तंग थियरी का मीनिंग ही होता है, जो बुक 6 में उन्होंने मेंशन किया है, कि 7 चीज़ें हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होता है एक स्टेट के लिए. अभी जैसे हमें स्टेट, व्हाट इज़ स्टेट, तो स्टेट के लिए हम लोग 4 चीज़ें बोलते हैं. स्टेट के पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट, पॉपुलेशन, टेरिटरी. उसी तरीके से कौटिल्य जी ने अपने हिसाब में अपने ज़माने में कौन सी चीज़ें ज़रूरी है तो बताया है. सप्तंग थियरी जिसे बोला जाता है, इसको 7 एलिमेंट्स भी कहा जाता है और 7 प्रकृति भी कहा जाता है. तो 7 प्रकृति क्या है? 7 चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है एक स्टेट के लिए. सबसे पहला है किंग. किंग इज़ द फर्स्ट. किंग इज़ लाइक द सन अराउंड विच ईच एंड एवरी पीपल राउंड. तो किंग इज़ द ओनली पीपल हु इज़ इंडिपेंडेंट, एंड बाकी सारे जो है डिपेंडेंट पीपल हैं. सो किंग इज़ द फर्स्ट. एंड किंग के बाद है अमत्य. तो बहू हमारी रजनीकांत देखे हो आपने? तो बहू हमारी रजनीकांत में था अमत्य, तो उसी नाम से रिलेट कर सकते हो, अमत्य. तो अमत्य मीन्स है मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स एंड राजा की भाषा में समझे तो सेनापतिज एंड ऑल द पीपल ऑफ राजभवन. राज्य प्रसाद जो होते हैं उसमें जो ऑफिशियल्स होते हैं दे आर अमत्य. किंग, अमत्य, जनपदा. तो जनपदा के मीनिंग होता है प्रजा या फिर पॉपुलेशन. प्रजा या पॉपुलेशन के बिना तो कोई भी राजत्व ही इनकम्प्लीट है. बिना प्रजा के कुछ हो ही नहीं सकता. तो ईच एंड एवरी पर्सन का रोल होता है हमारे राजत्व में, और एक फैमिली जैसा होता है पूरा. तो फैमिली में प्रजा का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है. सबसे मेजोरिटी में तो वही रहते हैं, उनके बिना ना राजा हो सकता ना कुछ हो सकता है. देन आफ्टर दैट इज़ दुर्ग यानी फोर्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. दूसरे ज़माने में कहा, उस ज़माने में था, और कहा जाता है कि इस ज़माने में डिसमिस कर देना चाहिए इस चीज़ को, इस थियरी के. ऐसा नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कि अभी भी इसका है कि फोर्ट हमारे पास भी आज भी आर्मी पुलिस है, और आर्मी पुलिस कोई ना कोई जगह पर रहते हैं. तो वो फोर्ट नहीं है, लेकिन एज अ प्लेस है जहाँ से हम लड़ाई करते हैं या फिर हमारे देश को हम प्रोटेक्ट करते हैं. आफ्टर दैट 4th थिंग इज कोशा विच मीन्स ट्रेजरी. किंग, अमत्य, जनपद, दुर्ग एंड कोशा. कोशा मीन्स ट्रेजरी, खजाना के बिना फाइनेंस. खजाना मेन्स अभी फाइनेंस के बिना ना हम लड़ सकते, ना जी सकते, ना कुछ कर सकते. तो फाइनेंस इज सो इम्पॉर्टेंस. कोशा इज सो इम्पॉर्टेंट. एंड आफ्टर दैट दंड मीन्स पनिशमेंट. क्राइम हमेशा से था, है, रहेगा, लेकिन पनिशमेंट इज देन ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. पनिशमेंट मेक्स द फियर. जो अगर 50% क्राइम होने की चांसेस है, अगर पनिशमेंट होगा तो वो 30% से 20% तक तो गिरेगा. So punishment is so important in our country and each and every place. And after that मित्र का हम लोग नॉर्मली नहीं समझेंगे, लेकिन मंडला थियरी जब हम पढ़ेंगे तो मित्र का जो कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर होगा. अच्छा मित्र, हमारा मित्र का मित्र भी हमारा मित्र होता है, और हमारा दुश्मन का दुश्मन भी हमारा दुश्मन होता है. दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ टॉट इन मंडला थियरी बट इन डिटेल. सो अभी मैं उसमें नहीं जाती हूँ. सो 7 चीज़ किंग, अमत्य, जनपद, दुर्ग, कोसा, दंड, मित्र. These are the 7 things which is so important for elements of
एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, जिसको हम 7 प्रकृति या फिर 7 एलिमेंट्स और सप्तंग थियरी भी कहते हैं. दिस इज कंप्लीट. ओके, डन. सो आफ्टर इट सप्तंग वाज एन ओरिजिनेट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कौटिल्य. तो कहा जाता है कि सप्तंग जो थियरी है वो कौटिल्य जी के ओरिजिनल थियरी नहीं थे, उन्होंने किसी से नॉलेज लिए थे, उस नॉलेज को ही उन्होंने अपना व्यूज़ दिए हुए हैं. द 7 एलिमेंट्स ऑफ contribute from a state. These are 7 elements which is needed to form a state. The state can be compared to a living organism. और इस सप्तंग थियरी में सप्त अंग, सप्त प्लस अंग, अगर हम इसको समझें, सप्त मतलब 7 और अंग मतलब बॉडी, 7 बॉडी के पार्ट्स. इस तरीके से कहा जाए तो बॉडी जितने इंपॉर्टेंट है, बॉडी के हर एक पार्ट्स इंपॉर्टेंट है. अगर हमें एक बॉडी के एक छोटी सी पार्ट में भी सुई चुभे तो फ़र्क पड़ता है. तो इसी तरीके से सप्तंग थियरी ये कहना चाहती है, ऑर्गन थियरी ये कहना चाह रही है कि ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी इज़ सो इम्पॉर्टेंट, लाइक द सेनापति हो, दुर्गा हो, प्रजा हो, हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट. दिस आर द 7 इंडिविजुअल्स बिलो से एसेंस. अगर इसका एसेंस खो दिया गया, इसी 7 जो पार्ट्स है बॉडी पार्ट्स में से अगर कोई भी पार्ट खो गया तो फिर इसका जो स्टेट को है बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा. ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्स आर डैमेज्ड इफ ऑर्गन्स ऑफ एलिमेंट्स आर डैमेज्ड. लाइकवाइज अरिस्टोटल ने भी यही बात की थी और कौटिल्य जी ने भी यही बात की थी. बिलीव दैट ऑर्गेनिक थियरी ऑफ द स्टेट एंड ही सेड दैट देयर कैन नॉट बी अ कंट्री विदाउट पीपल एंड देयर इज़ नो किंगडम विदाउट अ कंट्री. 7 एलिमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए. इसके बाद कंपेरिजन ऑफ अदर थियरिस्ट विथ कौटिल्य इज देयर एंड अनदर थिंग इज देयर. जो सातों हमने डिस्कस किए उसी के डिटेल में है. तो इतना ही चीज़ें और बाकी रह गया है, तो मैं इसको यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी बिकॉज इट हैज़ बीन टू लॉन्ग एंड माई मोबाइल इज़ ऑलमोस्ट डेड. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड प्लीज़ वेट so that I can bring the next part as soon as possible. And तब तक के लिए बाय बाय.